हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैकएंड फाउंडेशन के एक और नए वीडियो में। तो आज हम समझेंगे कंट्रोलर सर्विसेज एंड रेपोजिटरी एंड मिडलवेयर एंड रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि एक्चुअली ये क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी भी बैकएंड का कोड लिखा होगा तो आपने ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में ये फोल्डर्स जरूर देखे होंगे, जैसे कंट्रोलर सर्विसेज रेपोजिटरी मिडलवेयर एंड रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। इन सबको आपने एक बार मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में आपने इन फोल्डर्स को देखा ही होगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लाइक जो भी हमें पैटर्न दिया जाता है हम उसे फॉलो कर लेते हैं बिना ये समझे कि लाइक इन फोल्डर्स का काम क्या होता है, मल्टीपल फोल्डर्स बनाने की ज़रूरत क्या है। इवन तो जो क्लाइंट से हमें रिक्वेस्ट आती है तो इन फोल्डर्स के थ्रू कैसे वो रिक्वेस्ट फ्लो करती है, इसके बारे में भी क्लियर नहीं होता है लोगों को। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक क्लाइंट जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो बैकएंड में ट्रैवल कैसे करती है, तो उसको हम पहले समझेंगे। देन हम समझेंगे कि लाइक रिक्वेस्ट कैसे इन फोल्डर्स के थ्रू एक दूसरे के फ्लो होती है। तो सबसे पहले जो है क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट आपका कोई भी हो सकता है। क्लाइंट आपका फ़ोन हो सकता है, ब्राउज़र हो सकता है, बैकएंड सर्विस हो सकती है जो कि आपके सर्वर से बात कर रही होती है। तो जब भी आप कोई लाइक कोई वेबसाइट ओपन करते हो या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हो या फिर कोई लाइक पेज ओपन करते हो, तो क्लाइंट जो है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाता है। और उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जो है मेनली तीन चीज़ होती है। एक होता है यूआरएल मतलब एड्रेस, कि आपको कहाँ पे ये काम करवाना है, लाइक क्या एड्रेस, लाइक आपको यूज़र की एक स्पेसिफिक डिटेल चाहिए या फिर सारे यूज़र्स ही चाहिए। तो ये स्लैश यूज़र्स करके जो है ये आपका एड्रेस हो गया कि आप काम कहाँ करवाना चाहते हैं। और दूसरा हो गया मेथड, कि आपको ये पता चल गया कि आपको काम कहाँ करवाना है, बट आप काम क्या करवाना चाहते हो ये भी पता होना चाहिए। तो वो हमारा एच मेथड बताता है कि लाइक गेट है तो मुझे लाइक रिक्वेस्ट सर्वर से डेटा फैच करके दे दो। पोस्ट है तो मुझे सर्वर में डेटा जो है सेव करना है। अगर पुट है तो मुझे अपडेट करना है। पैच भी है जो अपडेट करना है। इन दोनों का डिफरेंस जो है मैंने लाइक अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हो। और एक होता है हमारा डिलीट मेथड। और तीसरा हमारा होता है बॉडी, लाइक जब भी आप कोई पोस्ट पुट पैच मेथड यूज़ करते हो तो उसमें हम बॉडी भी सर्वर के पास भेजते हैं। लाइक रिक्वेस्ट में जो है हम बॉडी सेंड करते हैं सर्वर को कि सेंड लाइक सेव कर लो या फिर अपडेट कर लो। हमारा एच रिक्वेस्ट है वो यूआरएल मेथड और बॉडी को मिलके एक पूरा कंप्लीट एच रिक्वेस्ट बनाता है। तो अब जो हमारा रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करके आपके सर्वर तक पहुंचता है। और सर्वर कोई ऑर्डिनरी कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जैसे गूगल क्लाउड और ई डब्ल्यू एस, जहाँ पे आपका रन हो रहा होता है सर्वर, तो आप उसको भी कह सकते हो। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि आपका जो सर्वर है वो किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा होता है, मतलब वहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले आपके मशीन तक आती है। देन उसके बाद जो आपका ओएस है वो चेक करता है कि किस पोर्ट नंबर के लिए है। जैसे कि मान लो कि जो रिक्वेस्ट है वो 3000 पोर्ट के लिए है। तो वो चेक करेगा कि ऐसा कौन सा सर्वर है जो कि 3000 पोर्ट नंबर पे बैठ के रिक्वेस्ट का वेट कर रहा है। तो वो देखता है कि अच्छा ये सर्वर है जो कि 3000 के लिए वेट कर रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो अब सपोज़ कर लो कि आप ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो 3000 पोर्ट नंबर के लिए। तो एच रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ओएस है वो बैठा होगा। तो वहाँ पे ये चेक करेगा कि अच्छा ये जो रिक्वेस्ट है वो 3000 पोर्ट के लिए है जो कि सर्वर वहाँ पे बैठ के लिसन कर रहा है, तो ये उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के अंदर आ चुकी है। तो सर्वर के पास जैसी रिक्वेस्ट आ जाती है तो यहाँ से सबसे पहला काम होता है हमारे राउटर का। तो राउटर का काम क्या होता है कि हमारे बैकएंड में ऑलरेडी बहुत सारे जो लाइक राउट्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं, जैसे कि स्लैश गेट हेल्थ का हमारा राउट ऑलरेडी डिफाइन है, स्लैश गेट टू डू का हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, स्लैश प्राइवेट टू डू का ऑलरेडी डिफाइन होता है। लाइक सर्वर के अंदर ऑलरेडी सारे डिफाइन राउट्स होते हैं। तो अब सपोज़ कर लो कि एच रिक्वेस्ट में जो है हमने लाइक गेट स्लैश टू डू करके एक रिक्वेस्ट भेजा था सर्वर को। अब ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास पहुंच चुकी है। अब जो हमारा राउटर है वो मैच करता है कि ये जो रिक्वेस्ट है जो कि क्लाइंट ने भेजी है वो क्या मेरे ऑलरेडी डिफाइंड राउट से मैच करती है। तो अब वो देखो जो गेट स्लैश टू डू और ये स्लैश टू डू जो कि गेट, ये भी मेथड जो है गेट ही है, ये मैच हो गया। तो वो इसको एक स्पेसिफिक हैंडलर या फिर कंट्रोलर के पास भेज देता है। और अगर मैच नहीं करती है तो वो रेस्पॉन्स में उसे 404 नॉट फाउंड भेज देता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो मैंने अपने डिफाइंड राउट से मैच किया बट वो नहीं मिला।
तो आपने कोई गलत रिक्वेस्ट भेजी है, तो आप दोबारा कोई दूसरी रिक्वेस्ट भेजिए जो कि मेरे ऑलरेडी डिफाइंड राउट से मिलती है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट में यूआरएल, मेथड और बॉडी होता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा ओएस चेक करता है कि कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। देन सर्वर के पास जैसी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो उसके बाद हमारे राउटर का काम होता है। राउटर का क्या काम होता है कि जो रिक्वेस्ट आई है और हर रिक्वेस्ट में जो है यूआरएल और मेथड होता है। यूआरएल बताता है कि मुझे कहाँ पे काम करना है और हमारा जो मेथड है वो ये बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है। तो मेथड में तुम्हारा गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट आ जाता है और यूआरएल तुम्हारा एड्रेस हो गया कि मतलब मुझे काम कहाँ करना है। तो वो दोनों की हेल्प से और जो हमारे ऑलरेडी डिफाइंड है बैकएंड के अंदर राउट्स, उन दोनों को मैच करता है। मैच करता है तो जैसे कि गेट स्लैश टू डू करके अगर उसने रिक्वेस्ट भेजी है और मेरे लाइक हम मेरे बैकएंड में ऑलरेडी ये राउट डिफाइंड है, तो अगर मैच हो जाता है तो उस हैंडलर के पास भेज देता है, और नहीं करता है तो उसे 404 नॉट फाउंड का रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्स में भेज देता है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल फ्लो कि जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर के अंदर कैसे आता है, और सर्वर के पास पहुंच जाता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है राउटिंग का, कि जो रिक्वेस्ट उसने भेजी है वो मैं ऑलरेडी अपने डिफाइंड राउट से मैच करूंगा। मैच करता है तो मैं उसे अपने कंट्रोलर या फिर हैंडलर के पास भेजूंगा जो कि उसके काम को करेगा। और अगर नहीं मैच करता है तो मैं उसे रेस्पॉन्स में भेज दूंगा कि ये जो रिक्वेस्ट आपने भेजी इनवैलिड है, प्लीज़ इसे आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट भेजिए जो कि मेरे डिफाइन से मैच करती हो। तो अब राउटर ने अपना काम कर दिया, यूआरएल और मेथड को मैच, लाइक यूआरएल और मेथड जो क्लाइंट की तरफ से आया था एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट में, उसको अपने डिफाइंड राउट से मैच कर लिया और वो रिक्वेस्ट उसने हैंडलर को भेज दिया। अब यहाँ पे हैंडलर में सबसे बड़ा, या हैंडलर या फिर कंट्रोलर में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या आता है कि सबको लगता है कि जो भी लॉजिक है या फिर वैलिडेशन है या फिर डेटाबेस क्वेरीज है वो मैं अपने कंट्रोलर में ही लिख देता हूँ, बट ये चीज़ जो है सही नहीं है। कंट्रोलर को लाइक बेसिकली हम तीन मेजर काम के लिए ही यूज़ करते हैं, ताकि आगे जाके जो है हमारा कोड जो है वो मॉड्यूलर रह सके। अगर कोई भी चीज़ लाइक एपीआई फॉर्मेट चेंज हुआ या फिर कभी एडिशनल हमें मोबाइल एप्लीकेशन ऐड करना हो तो मुझे सिर्फ बिजनेस लॉजिक को जो है रीराइट करना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर पे कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमने कंट्रोलर को एक स्पेसिफिक काम के लिए, लाइक ये जो फोल्डर हमने एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया, जो कि हमारा कंट्रोलर सिर्फ तीन काम करेगा। एक तो एक्सट्रैक्शन और डीसीरियलाइजेशन, दूसरा वैलिडेशन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली कंट्रोलर का काम है कि एच रिक्वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करना, मतलब जो रिक्वेस्ट आई उसको प्रॉपरली हैंडल करे। और जब सारा काम कर ले हमारा सर्विस लेयर या फिर रेपोजिटरी, तो वहाँ से जो मतलब उसने रॉ मैसेज, मतलब जो भी रॉ हमें डेटा दिया है उसको रेस्पॉन्स में भेज देना। ये मेन काम होता है हमारे कंट्रोलर का। क्या कि रिक्वेस्ट, जो भी एच रिक्वेस्ट आई है उसको प्रॉपरली मैं हैंडल करूँ, और ये तीन मेजर काम करो, एक तो एक्सट्रैक्शन, डीसीरियलाइजेशन, वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो वो डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि गेट रिक्वेस्ट हो गया तो उसमें जो है मोस्टली जो डेटा है वो यूआरएल में ही होता है, तो उससे में से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि अब सपोज़ करो कि ये गेट रिक्वेस्ट है, तो इसमें हमारा स्लैश यूज़र आईडी स्लैश ऑर्डर आईडी है, इसमें से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। अगर क्वेरी पैराम्स है जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ स्टार्ट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया जब मेरा गेट मेथड है। बट व्हाट अबाउट पोस्ट, पुट, पैच मेथड में, यहाँ पे तो हम रिक्वेस्ट में बॉडी भी भेजते हैं। तो उसको जब वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे इंटरनेट पे जो भी डेटा ट्रैवल होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो जेसन का एक टेक्स्ट लाइट वेट जो कि नेटवर्क के लिए कन्वीनियंट होता है, वो इसलिए जो भी नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। बट हमारी जो बैकएंड में लैंग्वेज है उसका अपना खुद का नेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि डायरेक्टली जेसन से काम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो जेसन को अपने नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसी को हम डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि जेसन का फॉर्मेट क्या होता है कि इस तरफ भी वो स्ट्रिंग होता है, की जो है हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, और लाइस भी जो है हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो जब इंटरनेट के थ्रू मेरी एच रिक्वेस्ट लाइक जो भी मेरे हैंडलर पे आती है तो हैंडलर सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को जो है अपने नेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। तो जब ये पहला प्रोसेस मतलब एक्सट्रैक्शन और डीसीरियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा दूसरा स्टेप आता है वैलिडेशन का। अब वैलिडेशन जो है तीन चीज़ें देखता है कि जो रिक्वायर फील्ड्स हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं। अब सपोज एग्जांपल में आपको साइन अप का लॉजिक लिखना है, तो उसके लिए सबसे तीन मेन ज़रूरी रिक्वायर फील्ड्स होती है, आपका ईमेल, आपका फुल नेम और आपका पासवर्ड।
तो अगर ये तीनों चीज़ फील्ड है कि नहीं, ये हमारा हैंडलर या फिर कंट्रोलर देखता है। ये सही हो जाता है तो फिर वो फॉर्मेट चेक करता है। अब सपोज़ कर लो कि उसने ईमेल भेजा, बट वो डेढ़ चाणा आदमी उसने ईमेल में जो फॉर्मेट होता है ईमेल का वो नहीं भेज के एक सिंपल टेक्स्ट भेज दिया। तो उसे चेक करता है कि, और वो सही नहीं हुआ तो उसे लाइक उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। या फिर आपका पासवर्ड जो है मिनिमम लेंथ को कवर कर रहा है कि नहीं, वो भी चेक होता है। तो वो आपके फॉर्मेट में हो जाता है। तीसरा होता है मैलिशियस डाटा, लाइक आपके इनपुट में एसक्यूएल इंजेक्ट कर देना, या फिर स्क्रिप्ट टैग, या फिर कोई डेंजरस पेलोड लाइक हैवी पेलोड आपको इनपुट में भेज देना, ताकि आपका बैकएंड जो है या फिर फ्रंट एंड जो है डैमेज हो जाए। उससे बचाने के लिए भी हमारा हैंडलर काम आता है। तो पहला है कि कोई भी रिक्वेस्ट आई, उसको पहले एक्सट्रैक्ट करा, अगर गेट मेथड है। पोस्ट पुट मेथड है तो उसको पहले डीसीरियलाइज किया गया। देन उसको डीसीरियलाइज कंप्लीट होने के बाद फिर वैलिडेशन हुई 3 फॉर्मेट में, कि मैंडेटरी फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं, देन फॉर्मेट करेक्ट है कि नहीं, देन मैलिशियस डेटा है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ सही होती है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और नहीं होता है तो वो रिक्वेस्ट में जो है 400 या फिर 422 जो है एक स्टेटस कोड के साथ एक मैसेज भेज देता है कि जो ये रिक्वेस्ट है वो इनवैलिड है। जिसका मतलब है कि ये आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आया ज़रूर, बट मैं समझा नहीं उसको। तो प्लीज़ इसको सही फॉर्मेट में लाए, तभी मैं आपका काम जो है आगे भेजूँगा। तो ये हो गया। पर जब वैलिडेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा स्टेप आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ज़रूरी नहीं कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है वो वैलिडेशन तक ही सीमित हो, लाइक वैलिडेशन में भी उसका करेक्ट हो, बट व्हाट अबाउट कि उसने कहीं स्पेसिंग दे दी हो। क्या पता जो चीज़ मैंने स्ट्रिंग मतलब जो चीज़ मैंने नंबर में मांगी उसने स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया हो, या फिर उसका जो जीमेल है वो पूरा ही कैपिटल में हो। फिर हो सकता है कि किसी का स्मॉल में हो, तो उसको एक पर्टिकुलर हमें फॉर्मेट में रखना होगा, ताकि मेरे को बाद में क्वेरी करना या फिर सर्विस लेयर को लॉजिक लिखने में आसानी होगी। तो अब सपोज़ कर लो कि पारस में जो है एक स्पेस दे रखा है, तो उसको मैं ट्रिम मेथड से पहले उसको पूरे जो भी फालतू की स्पेस है उसको ट्रिम कर दूंगा, मतलब उसको हटा दूंगा। देन अगर उसने एज जो है मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी है तो मैं उसे नंबर से कन्वर्ट करवा दूंगा। और उसने जो है लाइक कैपिटल लेटर में पूरा अपना जीमेल लिखा है तो उसको मैं क्या कहते हैं स्मॉल लेटर में करा दूंगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि हमारा कंट्रोलर जो है वो बेसिकली 3 मेजर काम करता है: एक्सट्रैक्शन एंड डीसीरियलाइजेशन, दूसरा वैलिडेशन, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। और राउटिंग का हमारा काम क्या होता था कि वो यूआरएल और मेथड की हेल्प से जो डिफाइन राउट्स है उसको मैच करके हैंडलर के पास पहुंच जाता था। और हैंडलर और कंट्रोलर ने अपना एक काम रख लिया कि मैं 3 काम करूंगा, एक तो एक्सट्रैक्शन और डीसीरियलाइजेशन का, वैलिडेशन का, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन का। और जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई उसको प्रॉपर्ली हैंडल करूँगा। और उसके बाद जो भी मैं काम जो है अपने भाई को दूंगा, मतलब सर्विस लेयर को दूंगा, वो जो भी लॉजिक लिख के या फिर अपना काम करके मुझे देगा उसको मैं चेक करूंगा। देन उसको जो क्लाइंट है उसको रेस्पॉन्स भेजूंगा, वो काम भी जो है कंट्रोलर करेगा। और उसके बीच में ही वो ये 3 काम करेगा: एक्सट्रैक्शन, डीसीरियलाइजेशन, वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये ओवरऑल हमारा कंट्रोलर और हैंडलर के बारे में था, जो कि आप हमेशा यूज़ करते हो, बट आपको बेसिकली पता नहीं होता कि मैं एक्चुअली कंट्रोलर या फिर हैंडलर का फ़ोल्डर क्यों बनाता हूँ। तो श्योर है कि आपको पता चला हो कि आप कंट्रोलर फ़ोल्डर आप क्यों बनाते हो, बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसकी नेसेसरी क्या होती है। तो अब हमारा कंट्रोलर जो है वो काम कर चुका है, रिक्वेस्ट उसने डेटा निकाल लिया, उसको वैलिडेट भी कर लिया और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। तो ये काम जो है कंट्रोलर ने करके एक क्लीन ऑब्जेक्ट जो है जो क्लीन ऑब्जेक्ट जो डेटा है वो सर्विस लेयर को दे दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है कंट्रोलर से हम सर्विस को देते हैं, जैसे कि कौन सा यूज़र है जो कि रिक्वेस्ट भेज रहा है, और यूज़र जो है लॉग्ड इन है कि नहीं, ये सब हम वेरीफाई पहले ही कर लेते हैं, ताकि हमारे जो सर्विस लेयर है उसको ये बेसिक चेकिंग करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और अब अगर मैं सर्विस लेयर को एक इम्पॉर्टेंट लाइक उसका मेन काम क्या होता है वो अगर बताऊं, तो एक तरीके से ये एप्लीकेशन का दिमाग होता है, जिसका डिसाइड मतलब सर्विस लेयर सिर्फ ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या क्या काम करना है और किस फ्लो में करना है। जैसे कि एक बिजनेस लॉजिक अगर एक एग्जांपल से समझें, तो कि जैसे कि अगर तुम्हें एक रजिस्टर का बिजनेस फ्लो बनाना है, बिजनेस लॉजिक बनाना है, तो तुम वहाँ पे क्या करोगे कि चेक करोगे कि पहले यूज़र प्रेजेंट तो है नहीं, यूज़र प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि तुम लॉग इन ट्राई करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। और अगर नहीं है तो हम उसे क्रिएट कर देंगे और अपने डीबी में सेव कर लेंगे। तो ये उसका पूरा बिजनेस लॉजिक होगा जो कि हम सर्विस लेयर में लिखेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि हम कंट्रोलर में जो एच लाइक कंट्रोलर हमारा एच रिक्वेस्ट जो है हैंडल करता है, और हमारा जो सर्विस लेयर है वो बिजनेस लॉजिक जो है बनाता है और उसे हैंडल करता है। दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए।
मतलब सर्विस लेयर को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो रिक्वेस्ट उसके पास जो भी मतलब डेटा है, मतलब सर्विस लेयर को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो वेब रिक्वेस्ट है या फिर मोबाइल ऐप से या फिर कोई बैकग्राउंड जॉब से। मतलब उसका सिर्फ ये है कि मुझे डेटा दे दो, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने रिक्वेस्ट कहाँ से भेजी है। तो एचटीटीपी लेयर को हम सर्विस लेयर से आइसोलेटेड रखते हैं ताकि बाद में अगर कोई भी चीज़ चेंजेस आए तो मुझे सिर्फ इस लेयर पे ही काम करना पड़ेगा, मुझे अपने कंट्रोलर पे काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सर्विस लेयर में अपने एचटीटीपी को मिक्सअप करता हूँ तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें कुछ कुछ ही तक लिमिट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एचटीटीपी और बिजनेस लॉजिक को एक साथ मिक्सअप कर दूँ तो ये वेब एपीआई रिक्वेस्ट तक ही वैलिड मतलब लिमिट हो जाएगी। हम इसे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आगे जाके किसी सीआरए टूल में एप्लीकेबल नहीं मतलब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सर्विस लेयर को हम बिजनेस लॉजिक तक रखते हैं। मतलब सर्विस लेयर का मेन काम है कि मैं इसको बिजनेस लॉजिक के लिए यूज़ करूँगा, और कंट्रोलर का जो मैंने बताया था कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, फिर 3 जो उसके मेजर काम होते हैं उसके ऊपर काम करता है, और सर्विस लेयर बिजनेस लॉजिक के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब अब उसे जो है कि यूज़र का भी डेटा चाहिए और ऑर्डर का भी डेटा चाहिए। तो वो खुद डेटाबेस नहीं होता है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है। ऑर्केस्टर एक मेथड मतलब ऑर्केस्टर एक कॉन्सेप्ट है जो कि कोऑर्डिनेट वगैरह करता है कि मेरे को अलग अलग काम करने हैं, और जब वो काम हो जाता है तो उसको जोड़ के मुझे वापस से रिज़ल्ट जो है मेरे को कंट्रोलर को दे देना है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि यूज़र डैशबोर्ड पे उसे 3 चीज़ दिखानी है, एक तो प्रोफाइल, एक रीसेंट ऑर्डर और एक वेलकम हेलो जो भी यूज़र पहली बार लॉगिन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर्विस लेयर में कि वो पहले क्या करेगा कि कहेगा कि मुझे यूज़र का जो है डेटा मतलब जो ये स्पेसिफिक यूज़र है उसका डेटा मंगवाता है रेपोजिटरी से, मतलब यूज़र के रेपोजिटरी से। फिर दूसरा होता है रेपोजिटरी बी जो कि ऑर्डर टेबल, वो ऑर्डर का डेटा मंगवाता है, और ज़रूरत पड़ती है तो ईमेल सर्विस पे भी कॉल करता है कि इसका ये यूज़र पहली बार लॉग इन है तो उसको ईमेल कर दो। तो ये जब डेटा मिल जाता है तो ये डेटा को मर्ज करता है, और देन वो वापस कंट्रोलर को भेजता है, और कंट्रोलर रिस्पॉन्स भेजता है कि ये जो चीज़ रिक्वेस्ट मेरे पे आई है वो सक्सेस या फेलियर जो कि मैंने पहले बताया था वो काम कंट्रोलर रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर्विस लेयर यहाँ पे क्या करता है, वो डायरेक्ट कोई काम भी नहीं करता, मतलब वो कोऑर्डिनेट करता है अगर उसके पास मल्टीपल काम्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे यूज़र का प्रोफाइल दिखाना था, रिसेंट ऑर्डर दिखाना था, और पहली बार लॉग्ड इन है तो वो भी शो करना था। तो यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट करा जैसे एक मूवी डायरेक्टर करता है कि एक्टर ऐसे काम करेगा, ये कैमरामैन वहाँ रहेगा, म्यूज़िक ऐसे चलेगा। तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टर खुद काम नहीं कर रहा, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि उसका काम हो जाए और वो बाद में उस चीज़ को परफेक्टली कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने देखा कि प्रोफाइल का डेटा चाहिए तो इसने कहा कि यूज़र की रेपोजिटरी से जो है कॉल कर लो, वहाँ से मैं डेटा ले लूँगा। फिर रीसेंट ऑर्डर, ऑर्डर का भी डेटा जो है मैं मंगवा लूँगा। और अगर ईमेल पहली बार अगर यूज़र आया है तो लॉग्ड इन अगर पहली बार हुआ है तो उसको एक वेलकम लॉगिन मतलब वेलकम यूज़र नेम से मैं उसको ईमेल भेज दूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस से मतलब बात नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ से मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ कि सर्विस लेयर क्या है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो अभी तक भी, तो सर्विस लेयर एक तरीके से हम यहाँ पे मेनली बिजनेस लॉजिक लिखते हैं कि अगर मुझे साइन अप करना है, अगर मुझे लॉगिन करना है, तो उसमें जो लॉजिक होता है वो काम सर्विस लेयर करता है, और सर्विस लेयर अपना काम पूरा कंप्लीट कर देता है। तो वो एक रिस्पॉन्स भेज देता है, मतलब वो रॉ डाटा भेजता है, और देन वो रॉ डाटा कंट्रोलर के पास जाता है, और कंट्रोलर डिसाइड करता है कि ये जो डेटा है वो सही है कि गलत है, मतलब जो रिस्पॉन्स उसके पास उस जो रॉ डेटा उसके पास आया है वो वैलिड है कि नहीं, और वैलिड होता है तो वो रिस्पॉन्स भेज देता है क्लाइंट को, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये पूरा फ्लो होता है हमारा लाइक राउटर से कंट्रोलर, कंट्रोलर से सर्विस लेयर। अब सर्विस लेयर से हम जाएंगे दूसरे की तरफ जो कि होता है हमारा रेपोजिटरी लेयर। अब रेपोजिटरी लेयर क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है कि हम डेटाबेस से बात करें। हमने लॉजिक के लिए अपना एक अलग फ़ोल्डर बनाया ताकि मुझे कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए कि कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है या फिर कोई डेटाबेस क्वेरी आ रही है। मुझे सिर्फ वहाँ पे मतलब है कि मैं अपना लॉजिक लिखूँगा, कंट्रोलर में मैं सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करूँगा, और कुछ वैलिडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करूँगा। सर्विस लेयर ने अपना काम कर लिया कि मैं लॉजिक का काम करूँगा। अब रेपोजिटरी जो है वो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ काम बता दो कि क्या मतलब डेटाबेस से बात करके मुझे डेटा लाना है। तो मेन काम जो है रेपोजिटरी लेयर का यहाँ पे डेटाबेस से बात करना है, वो चाहे तुम्हारा मोंगोडीबी हो, माई एसक्यूएल हो या फिर पोस्टग्रे एसक्यूएल हो। ये जो भी चीज़ है मतलब डाटाबेस से रिलेटेड जो भी काम करना है वो हम रेपोजिटरी लेयर में करते हैं, क्योंकि
ये क्योंकि अगर बाय चांस इन फ्यूचर तुम्हें माइग्रेट करना हो माई एसक्यूएल से पोस्ट एसक्यूएल या फिर मोंगो डीबी में, तो अगर तुम इसे बिजनेस लाइक सर्विस लेयर में मिक्सअप करते तो तुम्हें क्या करना होता, पूरा रीराइट करना पड़ता। बट अगर तुम्हें सिर्फ माइग्रेट करना है मोंगो डीबी से माई एसक्यूएल में, तो तुम्हें सिर्फ रेपोजिटरी लेयर पे काम करना होगा, इससे बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम रेपोजिटरी लेयर का यूज़ करते हैं मेनली डेटाबेस के लिए, कि डेटाबेस से मतलब लाइक यूज़र का डेटा मंगवाना हो, कोई क्वेरी करनी हो या फिर कुछ डिलीट करना हो, तो वो सारे काम मतलब डेटाबेस से बात करने का काम मैं रेपोजिटरी लेयर को दे देता हूँ। तो हमारा तीन चीज़ कंप्लीट हो गया, कंट्रोलर जो कि मेनली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, और सर्विस लेयर जो कि बिजनेस लॉजिक के लिए काम आता है, और हमारा तीसरा रेपोजिटरी लेयर जो कि सिर्फ डेटाबेस से क्वेरी या फिर डेटाबेस से बात करने के लिए हम रेपोजिटरी लेयर का यूज़ करते हैं। अब हमने समझ लिया कि लाइक कंट्रोलर क्या होता है, सर्विस क्या होती है, रेपोजिटरी क्या होती है और इनका क्या यूज़ केस है और हमने इतने फोल्डर्स क्यों बनाते हैं। तो अब हम एक बार फ्लो भी समझ लेते हैं कि लाइक जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इन तीनों में कैसे, इन तीनों फोल्डर्स के थ्रू कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था एक HTTP रिक्वेस्ट का गेट स्लैश टू डू का, कि गेट जो है मेरा मेथड है और स्लैश टू डू मेरा URL है। तो जब ये रिक्वेस्ट जो है मेरे सर्वर के पास पहुंचती है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो मैच करता है अपने डिफाइंड राउट्स में, जो कि बैकएंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कि जो रिक्वेस्ट आई है वो क्या मेरे बैकएंड के राउट्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। और अगर मैच कर जाती है तो वो चीज़ वो हैंडलर को देता है। अब हैंडलर में जो भी फंक्शन उससे मैच कर गया, जैसे अब यहाँ पे स्लैश टू डू जो है टू डू हैंडलर से मैच होता है, तो ये टू डू हैंडलर को एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कंट्रोलर का जो मेन काम होता है, मेन काम होता है, वो तीन होता है, जैसे एक्सट्रैक्शन, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर वैलिडेशन, डेटा को वैलिडेट करना, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब मैं गेट स्लैश टू डू कर रहा हूँ तो उसमें हमारी क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। क्वेरी पैरामीटर्स मतलब कि जो ये क्वेश्चन मार्क के बाद, जैसे ये पेज इक्वल टू लिमिट 10 और शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इससे क्या होगा कि इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। फिर इसका एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं वैलिडेशन की इस वाले गेट स्लैश टू डू में नीड नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये स्ट्रिंग लाइक जैसे कि हमारा जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो पहले से मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगा, मतलब नंबर में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा पेज लिमिट को। और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा, जो भी मतलब हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो गया एक तरीके से, मतलब जो भी मेन काम कंट्रोलर का था वो उसने अपना पूरा कर लिया। अभी एक ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, सर्विस के पास दे देगा, मतलब ये डाटा जो है अब सर्विस को दे देगा। सर्विस क्या है, यहाँ पे अपना जो भी है लॉजिक लगाएगा। देन जब उसे डेटा चाहिए डेटाबेस से टू डू से रिलेट, तो वो क्या करेगा, कॉल कर रेपोजिटरी लेयर को कहेगा कि मुझे जो है टू डू में से टू डू का डेटा मुझे फैच करके दे दो। तो रेपोजिटरी अपना डेटाबेस कॉल करता है और वहाँ से डेटा एग्जीक्यूट कर, मतलब जो भी डेटा है वो डेटाबेस से लाता है और वो क्या करता है, सर्विस लेयर को दे देता है। और जैसे ही सर्विस लेयर का काम हो जाता है तो वो जो डेटा है यहाँ पे कंट्रोलर को देता है। यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पे ये कोई स्टेटस कोड या फिर रेस्पॉन्स नहीं भेज रहा, वो सिर्फ डेटा दे रहा है जो कि उसके लॉजिक के बाद उसने फाइनल रिजल्ट दिया है। तो फाइनल रिजल्ट जो है कंट्रोलर के पास आता है। और कंट्रोलर में जैसे कि मैंने बात करा था कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और ये तीन इंपॉर्टेंट काम करता है, और साथ में वो भी देखता है, मतलब इसी के हाथ में होता है कि मुझे रिस्पॉन्स क्या भेजना है। तो अगर डेटा वैलिड रहा तो वो सक्सेस में क्लाइंट को वापस जो उसने मांगा है वो उसे दे देगा, और अगर नहीं होगा तो उसे रिजेक्ट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा उस रिजेक्ट को। तो ये ओवरऑल फ्लो होता है तुम्हारा कंट्रोलर सर्विस और रेपोजिटरी के बीच, कि कैसे एक रिक्वेस्ट एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर से बात करता है, क्यों अलग अलग फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि मॉड्यूलरिटी रहे, स्केल भी अच्छा हो। और अगर आगे जाके मुझे कोई चीज़ माइग्रेट भी करनी हो तो मे भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही फोल्डर की नीड पड़े, मुझे बिजनेस लॉजिक ही चेंज करना पड़े, मुझे सिर्फ डेटाबेस चेंज करना है तो मुझे सिर्फ रेपोजिटरी चेंज करना पड़े। और अगर मुझे लाइक रिक्वेस्ट वगैरह मतलब जो भी मेरा HTTP से मुझे किसी और में जंप करना हो तो वो भी कर सकूँ। तो एक दूसरे से सेपरेट रखने से ये फ़ायदा होता है कि मेरा जो लाइक जो मेंटेनेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छे से होती है, उसका कॉस्ट कम लगता है, प्लस उसके बाद मॉड्यूलरिटी भी रहती है और स्केल भी जो है काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब टोटल कंट्रोलर और सर्विस और रिपोजिटरी के बीच में फ़्लो होता है। अभी तक जो हमने फ़्लो देखा था कि कोई भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो पहले राउटर के पास आती है, उसे वो मैच करता है और वो कंट्रोलर को देता है, बट इन रियलिटी ऐसा बैकएंड का फ़्लो नहीं होता है। एक कैमियो होता है जिसको हम कहते हैं मिडल वेयर, कि हर रिक्वेस्ट से पहले कोई भी रिक्वेस्ट पहले आती है तो वो सबसे पहले मिडल वेयर के थ्रू जाती है, देन वो कंट्रोलर के पास जाती है।
तो मिडलवेयर को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में खड़ा एक कांटा है, जो कि और ये कांटा काफ़ी अच्छा है। अगर ये कांटा ना हो तो मतलब काफ़ी तकलीफ होगी आपके बैकएंड को। तो ऐसा समझो कि मिडलवेयर जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में खड़ा होता है, जो कि कुछ चेक पॉइंट्स को चेक करता है। अगर वो वैलिडेट हो जाती है, वो सही हो जाती है, तभी वो आपके कंट्रोलर के पास भेजता है। तो मिडलवेयर एक्चुअली में काम क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेक कर सकता है कि वो वैलिडेट है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है। ये काम मिडलवेयर का होता है। तो अगर मिडलवेयर को अगर हम अच्छे से समझें तो क्या हमने समझा कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको वैलिडेट कर सकता है और उस पर मॉडिफाई भी कर सकता है, और देन सब कुछ सही रहा तब वो कंट्रोलर को देता है। और अगर ये ना रहे तो आपके बैकएंड को बहुत इशू होगा, और ये ना रहा तो डुप्लीकेट का भी इशू बहुत ज़्यादा होगा, और उसको मैं समझाऊंगा कि डुप्लीकेशन का इशू क्यों क्रिएट होगा। अभी जो हमने फ्लो देखा था कि जो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट आई तो वो पहले राउटर के पास जाएगी, और राउटर के पास होने के बाद वो मिडलवेयर के पास जाएगी, और सब कुछ सही रहा तो वो हैंडलर के पास जाएगी। तो एक बार हम देखते हैं कि फ़्लो कैसा रहेगा। अब सपोज़ कर लो कि एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, तो सबसे पहले एक मिडलवेयर है हमारा ऑथेंटिकेशन का, जो आपने अक्सर मतलब कभी भी आपने बैकएंड सीखा होगा तो सबसे बेसिक ऑथ मिडलवेयर आपने बनाया ही होगा। तो उसमें आप एक नेक्स्ट कॉल ज़रूर देखते होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा मिडलवेयर है ऑथ मिडलवेयर, उसने अपना काम कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट कॉल करके वो कह रहा है तो या तो अगर इसके बाद डायरेक्ट मेरा मतलब ये हैंडलर है तो उसके पास भेज दो, जैसे टू डू हैंडलर के पास भेज दो। नहीं तो अगर कोई दूसरा मिडलवेयर है जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा होगा मेरे रिस्पॉन्स का, तो उसको भेज दो। तो ऐसा मान लो कि इसका ऑथेंटिकेशन होने के बाद ये नेक्स्ट कॉल होता है, तो वो मिडलवेयर टू के पास चला गया, फिर इसको कॉल करा तो ये नेक्स्ट के पास चला गया। अब जैसे मान लो कुछ लॉजिक हुआ और वो कुछ एरर आ गया, जैसे कि कुछ एरर ऐसा है कि जैसे कॉर्ड्स में क्या एरर आ सकता है कि जो ओरिजिन में मैंने इंक्लूड करा था उससे अलग डोमेन आता है रिक्वेस्ट से, तो इसने वो रिजेक्ट कर दिया, तो ये कंट्रोलर के पास जाएगा ही नहीं, ये नेक्स्ट कॉल करेगा ही नहीं, तो रिक्वेस्ट यहीं पे रुक जाएगी, और वो उसे कह देगा कि ये जो है डोमेन, या फिर एक कोर्स एरर दे देगा आपको जो आपके ब्राउज़र पे दिखता है। तो अगर मिडलवेयर का फ्लो बताऊं तो कैसा होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो अपनी मिडलवेयर से हैंडलर पे कैसे जाता है, वो इस नेक्स्ट कॉल के थ्रू जाता है, कि उसका जैसे ही काम हो जाता है और काम सब सही लॉजिक वैलिडेट कर लेता है, तो ये नेक्स्ट कॉल से क्या होता है, नेक्स्ट कॉल का मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि मेरा काम हो गया है, अब ये जो है मैं आगे भेज रहा हूँ, तो वो इसके पास चला जाएगा। फिर इसका काम हो गया तो ये कहता है कि चलो मैं अब आगे भेज देता हूँ, मेरा काम हो गया है। तो इस तरीके से मिडलवेयर का फ्लो होता है। हमने ये देख लिया कि मिडलवेयर का फ्लो कैसे होता है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि कैसे मिडलवेयर डुप्लीकेट को प्रिवेंट करता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने इमेज रखी है। अब सपोज़ कर लो कि आपके पास 3-4 हैंडलर्स हैं, जैसे एक टू डू का हैंडलर है, एक प्रोफाइल का हैंडलर है, और बाकी 2-3 और हैंडलर हैं जिसके लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। तो आप हर हैंडलर में हर बार चेक करो कि इज़ ऑथेंटिकेटेड, इज़ ऑथेंटिकेटेड, इज़ ऑथेंटिकेटेड, इज़ ऑथेंटिकेटेड। हर बार आपको जो है ये ऑथ चेक लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि ड्राई प्रिंसिपल को कैसे आप वॉयलेट कर रहे हो, कि हर एक हैंडलर में आप ये जो एक फंक्शन है बार बार लिख रहे हो और चेक कर रहे हो, जो कि डुप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब डुप्लीकेट एक तरीके से क्रिएशन करता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अच्छा सा एक ऑथ मिडलवेयर बना लूँगा जो कि आप हमेशा बैकएंड कोड में बनाते हो, और उसमें मैं रख लूँगा कि यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो इसे मैं अनऑथराइज का एक मैसेज भेज दूंगा 404 लाइक 401 रिक्वेस्ट 401 स्टेटस कोड के साथ। तो अब क्या होगा कि हर रिक्वेस्ट से पहले मिडलवेयर के थ्रू ऑथ चेक होगा, देन ये हैंडलर पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि अब जो हमारा हैंडलर का लॉजिक है वो कितना ज़्यादा क्लीन है, और पहले हर बार मुझे चेक करना पड़ रहा था हर हैंडलर के लिए। अब सिर्फ एक मिडलवेयर लगाना होगा और उससे चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। अब एक और चीज़ है कि लाइक हमें मिडलवेयर का जो फ्लो भी है वो भी सही से रखना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे मिडलवेयर का ऑर्डर है वो भी मैटर करता है। अगर ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो आपका पूरा जो बैकएंड है वो एक तरीके से लाइक हैक हो सकता है, या फिर कोई मैलिशियस इनपुट डाल सकता है, या फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसको हम समझते हैं कि मिडलवेयर का ऑर्डर क्यों मैटर करता है हमारे। तो इसको हम एक एग्जांपल से मतलब एक फ्लो से समझते हैं। तो जो नेचुरल फ्लो होता है हमारे मिडलवेयर का, पहले कोर्स, देन लॉगिंग, देन ऑथेंटिकेशन, देन रेट लिमिटिंग, देन ग्लोबल एरर मिडलवेयर।
तो कॉर्स जैसे हमें पता है कि ये ओरिजिन को चेक करने के लिए होता है कि कोई भी डोमेन से रिक्वेस्ट आ रहा है तो पहले चेक करता है कि ये डोमेन मतलब मेरे ओरिजिन में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है और वापस भेज देता है कि कोर्स एरर भेज देता है। फिर लॉगिंग होता है, एक तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए होता है कि मतलब रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट आई है, किस एंड पॉइंट पे आई है और कब आई है। देन ऑथेंटिकेशन, मतलब एक यूज़र जो है ऑथेंटिकेट है कि नहीं, मतलब वैलिड टोकन है कि नहीं, उसके लिए मिडलवेयर यूज़ करते हैं। रेट लिमिटिंग में मतलब कोई यूज़र या फिर कोई आईपी रिक्वेस्ट से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसे टेम्पररी ब्लॉक करने के लिए। और ग्लोबल एरर हैंडलर जो है वो हमको पता ही है कि मतलब मिडलवेयर हो गया, कोई सर्विस हो गई, कोई हैंडलर, जो भी एरर होते हैं वो ग्लोबली मतलब यहाँ पे एंड में आके यहाँ से हम जो है एरर को सेंड करते हैं क्लाइंट के पास कि ये एरर आया है, इसको आप देख के अपना जो है, अगर लाइक डेटा इनवैलिडेट है तो उसको वैलिड करके आप भेजिए। तो एंड में ग्लोबल एरर हैंडलर जो है क्लाइंट को भेजता है रेस्पॉन्स, जो भी एरर आता है मिडल वेयर से या फिर हमारे रेट लिमिटिंग से या फिर किसी से भी। तो अब बात आती है कि अगर मैं अपना मिडल वेयर का फ्लो ऐसा नहीं रखूँ तो क्या होगा। अब सपोज़ कर लो कि कोर्स का जो मिडलवेयर है वो मैंने बाद में रख दिया और ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर पहले रख दिया। तो क्या होगा कि अब सपोज़ कर लो कि किसी ऐसे डोमेन से रिक्वेस्ट भेजी जो कि मेरे कोर्स में प्रेजेंट ही नहीं थी। तो यहाँ पे तो उसका टोकन वैलिड है, बट वो डोमेन जो है काफ़ी डिफरेंट, जो वो डोमेन से भेजा है जिसका मेरे पास मेरे ओरिजिन में है जो मेरे ओरिजिन में प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या होगा, ऑथेंटिकेशन वैलिड हो गया, देन इसके पास जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि एक जो चीज़ है वो तो फालतू हो गई ना, कि मैं यहाँ पे एक मिडलवेयर चेक करा, टोकन वैलिडेट हो गया और वो आगे पहुँच गया। तो मैलिशियस इनपुट आ सकता है। तो फिर उसके बाद वो कोर्स पे आएगा तब इसे पता चलता है कि अच्छा ये तो डोमेन है ही नहीं प्रेजेंट, तो वो रिजेक्ट करके वापस भेज देगा। बट ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो कुछ तो एक्सेस कर पाएगा ना। तो इसीलिए मिडलवेयर का फ्लो होना भी ज़रूरी होता है। अगर ना हो तो चीज़ें जो है हाईजेक हो सकती हैं, फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी इशू हो सकता है। तो ये एक तरीके से ओवरऑल हमारे मिडलवेयर का था कि कोई भी रिक्वेस्ट जब भी क्लाइंट से आती है तो सबसे पहले जो है मिडलवेयर के थ्रू जाती है, मिडलवेयर चेक करता है, वैलिडेट करता है, देन उसके बाद वो रिस्पॉन्स भेजता है, जबकि मतलब हैंडलर के पास गया, देन सर्विस और रिपोजिटरी, और जो भी उनका रिजल्ट होता है देन वो रिस्पॉन्स भेजता है। तो मिडलवेयर ओवरऑल एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो कि कुछ चेक पॉइंट्स को चेक करता है और वो हो जाता है तभी वो आगे बढ़ने देता है। तो इस तरीके से पूरा मिडलवेयर का फ्लो होता है। अभी तक जो है हमने मिडलवेयर के बारे में पढ़ लिया, बट अब हम एक और नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को आइडिया नहीं होता बट वो काफ़ी यूज़ करते हैं अपने बैकएंड में। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि ऑथ मिडलवेयर जैसे कि आपने यूज़ करा ही होगा अपने बैकएंड के कोड में। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, टोकन को निकालते हो और फिर उस टोकन को वैलिडेट करते हो और उस टोकन में से जो है यूज़र की आईडी एक्सट्रैक्ट करते हो। तो जब वो यूज़र की आईडी एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो आगे हैंडलर या फिर सर्विस के पास कैसे जाती है, क्योंकि ना तो हैंडलर जो है ऑथ मिडलवेयर को कॉल करता है, ना ही वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो आखिर उसके पास मतलब यूज़र की आईडी जाती कैसे है, ये क्वेश्चन आता है ना। तो इस चीज़ होती है, वो रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब एक दूसरे पे जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो अगर रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट को एक लाइन में समझाना चाहूँ कि आखिर ये क्या है, तो रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो है एक टेम्पररी स्टोरेज है जो कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए बनती है। जब भी कोई क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है तो उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट होता है। और जैसे ही हम उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देते हैं, जो भी उसका मतलब रिक्वेस्ट था और उस पे सर्वर ने प्रोसेस करके उसे रिस्पॉन्स दिया, तो उसके बाद वो कॉन्टेक्स्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर कोई हंड्रेड्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वहाँ पे 100 कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट होंगे। और लाइक जो रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो मिक्स नहीं होते एक साथ। हर कॉन्टेक्स्ट का अपना अपना काम है और हर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होती है हर रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ पे जब हम टोकन एक्सट्रैक्ट करते हैं कुकीज़ में से, फिर उस टोकन को वैलिडेट करते हैं, देन उस टोकन में से हम यूज़र की आईडी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके वो एक कॉन्टेक्स्ट, तो वो कॉन्टेक्स्ट मतलब उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हम टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मान लो कि उसके अंदर हमने ये यूज़र आईडी स्टोर करा, तो जब ये मिडलवेयर के थ्रू जब इसका काम हो जाता है और नेक्स्ट पे चला जाता है, तो हैंडलर जो है इसी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से जो है रीड करता है और आगे का काम करता है। तो इस तरीके से जो है रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और एक एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जो है कॉन्टेक्स्ट देता रहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि एक फ़ाइल दूसरे फ़ाइल पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके भी जो है इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है। तो ये था ओवरऑल हमारा रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो आज हमने जो है देखा
कि कंट्रोलर क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, रेपोजिटरी क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है और रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और इनका फ्लो क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। तो एक बार ओवरऑल फ्लो देख लेते हैं कि लाइक ये सब मिलके कैसे काम करते हैं। अब एक पूरा फ्लो समझ लेते हैं कि लाइक ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं। तो अब सपोज़ करो कि अब गेट टू डू का जो है रिक्वेस्ट सर्वर के पास आता है, सर्वर जो है उसे राउटर के पास भेजता है, राउटर चेक करता है और फिर राउटर से जो भी मैच होता है वो फिर जैसे ही मैच हो जाता है वो डायरेक्ट हैंडलर के पास नहीं जाएगा। अब सपोज़ करो कि वो मिडलवेयर के पास गया, कौन से मिडलवेयर के पास गया, सपोज़ करो कि ऑथ मिडलवेयर के पास गया। तो वो सेम चीज़ होगी कि क्या करेगा, पहले कुकीज़ में से जो है आईडी जो टोकन है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उस टोकन को वैलिडेट करेगा और उसमें से यूज़र आईडी लेगा। देन उसके बाद वो हैंडलर के पास जाएगा, वो टेम्प्ररी स्टोरेज मतलब जो हमारा रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो हमने समझा था उसके थ्रू जो ये देखेगा कि यूज़र जो है लॉग्ड इन है कि नहीं और वैलिडेट करेगा। और वैलिडेट होने के बाद वो ये तीन चीज़ जो है मेजर कंट्रोलर की वो देखेगा कि मतलब हमारा जो लाइक एक्सट्रैक्शन एंड डीसीरियलाइजेशन देन वैलिडेशन देन ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ होने के बाद जो क्लीन डेटा है वो जो है हमारे सर्विस लेयर को देगा। और सर्विस लेयर जो है कोऑर्डिनेट करेगा रिपोजिटरी के साथ, अगर उसे टू डू का डेटा चाहिए तो वो कहेगा कि जाके टू डू का डेटा जो है डेटाबेस से कॉल करके मुझे फैच करके दे दो, तो वो सर्विस लेयर के पास आएगा। सर्विस लेयर जो है वापस कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर जो है सीधे क्लाइंट को दे देगा। तो इस तरीके से जो है पूरा फ्लो चलता है हमारा, फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर, फाइल बाय फाइल। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का आज का जो भी टॉपिक था हमारा, जैसे कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी और रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट और मिडलवेयर के बारे में।